नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की डिस्टरबेंस की वजह से मैं थोड़ा सा क्लास से ऊपर चला गया हूँ। बार बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही थी। ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करते हैं हम लोग। वेलकम टू द क्लास। सभी स्टूडेंट का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज एनसीईआरटी आंदोलन की क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आप हमसे जुड़े रहें। और आज ही हमने गुरुकुल में एक नया इनोवेशन किया है। गुरुकुल में रीडिंग हॉल, रीडिंग रूम का जो है हमने व्यवस्था यहाँ की है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इन सब माध्यमों से आप हमसे जुड़े रहेंगे, अच्छे से जो है वो आप पढ़ाई करेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं। और क्षमा प्रार्थी हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से थोड़ा सा क्लास डिले रही। सो चलिए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी की हमारी पहली क्लास है हाउ टू रीड एनसीईआरटी, और उससे भी जरूरी है व्हाई टू रीड एनसीईआरटी। दो चीजें हैं, हाउ टू यानी कैसे पढ़ें। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव रखूंगा। एनसीईआरटीज को लेकर कितने लोग अवेयर हैं, किन्होंने सबसे पहले मुझे बताएं, जिन्होंने इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ा है या एनसीईआरटी को लेकर उनका कोई डायमेंशन है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। बड़ी संख्या में आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी आंदोलन को एक बड़े व्यापक पैमाने पर पहुंचा चुका हूं। हजारों की संख्या में बैच बने, शायद देश का सबसे बड़ा बैच मैंने पढ़ाया है। और उसी के अंतर्गत हम लोग एक नई जो चीज़ है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। लगातार 3 बैच पढ़ाने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जो मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी और गुरुकुल की स्थापना में मैं बहुत व्यस्त हो गया। तो लंबे समय से मैंने जो है वो एनसीईआरटीज नहीं पढ़ाया। इसके पश्चात फिर से जो मेरा एलडब्ल्यूएमआई मेथड और बीटीएल मेथड है उसके साथ मैं वापस आ चुका हूं। तो इससे पहले अभी आज कॉन्सेप्टर की जो है क्लास हुई मॉडर्न इंडिया की। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने वहां बोली थी। और वहां मैंने ये कहा था कि पश्चिम इतिहास विज्ञान को एक विषय समझता है और भारत में विज्ञान हमारी जीवन शैली का हिस्सा था, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट था। तो जो पढ़ने पढ़ाने की एक विधा है जिसमें हम एक अपना डायमेंशन क्रिएट करते हैं, मैं उस पर जाना चाहता हूं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं ताकि आप इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रो करें, आप बहुत ज्यादा इसको समझें। तो एनसीईआरटी आंदोलन क्या है, सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा। आंदोलन नाम क्यों दिया? देखो, एनसीईआरटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं और यूपीएससी के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क, जो एजुकेशन का फ्रेमवर्क है, वो देने की कोशिश करती हैं। एनसीईआरटी की किताबों का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है वो होता है बौद्धिकता, यानी आपके अंदर रॉट लर्निंग से निकालकर आपको सोचने की क्षमता में प्रवेश करना। जो सब्जेक्ट जो कंटेम्प्रोरी है, जो सब्जेक्ट पे चैलेंजिंग थॉट्स की जरूरत है, उन चैलेंजिंग थॉट्स को प्रोवाइड करना। राइट, तो चलिए हम चलते हैं। क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, लेकिन जो बच्चों ने अभी तक ऐप में अपना एनरोलमेंट नहीं किया, उनको कोई दिक्कत आ रही है, वो अभी 1-2 दिन यूट्यूब पर मेरी क्लास देख सकते हैं। इसके बाद ये ऐप पे ही क्लास चलनी शुरू हो जाएगी और हिस्ट्री और 2-3 दिन बाद ज्योग्राफी भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। पीवी सर हम दोनों लोग साथ साथ लेके चलेंगे। दोनों सबसे मेजर सब्जेक्ट हैं और हिस्ट्री एनसीईआरटी और ज्योग्राफी एनसीईआरटी तो दो ऐसे पिलर हैं जो मेंस तक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आप जानते हैं कि ये इसका जो आउटपुट है वो अनडाउटली बेस्ट है। अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सेगमेंट के साथ हमारे साथ चलता है। अब आगे हम अन्य विषयों पर बातचीत करते हैं, अन्य चीज़ों को समझते हैं, वो क्या हैं, वो कैसे हैं। आइए और नेक्स्ट चैलेंज को हम जरा डील करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। यहां से हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की। तैयार हैं आप लोग? तो आंदोलन क्यों, वाई इट इज नोन एज आंदोलन? आंदोलन इसलिए, आंदोलन का मतलब होता है समस्त ऊर्जा को लगा देना, आंदोलित कर देना। इसमें दोलन वर्ड है, यानी कि मूवमेंट हो जाना, काइनेटिक्स हो जाना, इसको हम लोग आंदोलन कहते हैं। तो चलिए अगर अब हम इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंदोलन हियर।
तो आंदोलन जो शब्द यहाँ जो इसका परिचय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को हम एक नए डायमेंशन में लेके जा रहे हैं, एक नई समझ के साथ लेकर जा रहे हैं, और इसीलिए इसका नाम हमने आंदोलन रखा है। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं और इस चीज को हम समझते हैं कि क्या हमारे साथ ये चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। तो निश्चित रूप से आपको इस पर बहुत मजा आने वाला है। अब एनसीईआरटी का महत्व समझते हैं। एनसीईआरटी को बेसिकली लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, जैसे 4 तरह की भ्रांतियों से तो मैं ही जानता हूं, कंफ्यूजन बहुत है। पुरानी वाली पढ़ें या नई वाली पढ़ें, एनसीईआरटी फैक्ट्स के लिए पढ़ें या एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए पढ़ें, यूपीएससी के लिए पढ़ें तो प्री के लिए पढ़ें या मेंस के लिए पढ़ें। ऐसे बहुत से ज्यादा जो है चीजें आप लोगों के आसपास घूमती होंगी, ऐसी बहुत सी चीजें आप लोगों को परेशान करती होंगी। तो एनसीईआरटी में कई लेयर्स होती हैं और ये क्या होता है, बच्चा इसमें ही आकर भ्रमित हो जाता है। कितने लोगों को ये समस्या है कि एनसीईआरटी पुरानी वाली पढ़ें या नई वाली पढ़ें, एनसीईआरटी फैक्ट्स के लिए पढ़ें या एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी प्री के लिए पढ़ें या एनसीईआरटी मेंस के लिए पढ़ें। ये कंफ्यूजन आप में से बहुत से लोगों को होती होगी और इस चक्कर में हमारा बहुत कीमती समय, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो बेकार हो जाता है और हम ये समझ नहीं पाते, क्योंकि इससे हमारा माइंड जो है लगातार डाइल्यूट होता रहता है। हम ये पहले करें या हम वो पहले करें। तो यहाँ जो मेरी क्लासेस हैं, सबसे पहले मैं एक आपका फाउंडेशन बनाऊंगा कि एनसीईआरटी आप यूपीएससी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। पहला जो मेरा आज टॉपिक शुरू होगा, हाउ टू यूज एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, यूपीएससी प्री या यूपीएससी मेंस, आप दोनों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला मेरा पॉइंट ये होगा, टॉपर्स ने कैसे एनसीईआरटी को यूज किया, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। क्या एनसीईआरटी से नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए तो किस तरह के नोट्स होने चाहिए, क्या वो जिस तरह लाइन लिखा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी मोर देन 3000 पेजेस, अगर सारी एनसीईआरटी मिलाओगे तो मोर देन 3000 से ज्यादा पेजेस हैं, बंडल इसमें क्रिएट होता है और इतनी ढेर सारी एनसीईआरटी को क्रिएट करना, पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम इसके नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स अगर सुपर स्मार्ट नहीं है तो अगर मिनिमम से मिनिमम 1000 पेज के नोट्स होंगे, 1000 पेज के नोट्स कौन पढ़ेगा भला, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है, एनसीईआरटी से जो आपको एडवांटेज मिलती है उसको ये डिसएडवांटेज में क्रिएट कर देता है। मैंने क्यों कहा ये डिसएडवांटेज में क्रिएट करता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अपना कीमती समय इन्वेस्ट कर देते हो। एनसीईआरटी के बारे में कहता है सर 2-3 महीने में एनसीईआरटी पढ़ा देंगे ना, 2-3 महीने में एनसीईआरटी हो जाएगी। अरे सर एनसीईआरटी क्या है, पहले 2-3 महीने एनसीईआरटी करूंगा, बेस क्लियर करूंगा, देन आई विल जंप इनटू द मेंस, मैं जो आईएएस के फाउंडेशन कोर्स में चला जाऊंगा। ये मैंने कई बच्चों को सुना ऐसे ऐसे करके, ये खत्म होती है एनसीईआरटी। तो मजा आता है, गया हिस्ट्री की लेकर आए, हमारा अतीत और पास से शुरू किया और बस ये यार ये बुक एक हफ्ते में, ये बुक दूसरे हफ्ते में, ये तीसरे चौथे पांचवे फिनिश, खत्म। और जैसे ही अंदर कोई घुसा, अरे फिर तो पता क्या चलता है, वहां पे चीजें फंसने लगती, फिर स्टूडेंट फंस के रह जाता है। 6 की एनसीईआरटी नहीं खत्म होती है, फिर उसको कोई कहता है अरे सुनो ऐसा है कि 6, 7, 8, 9 में कुछ नहीं रखा है, 11, 12 की पढ़ो, बाकी सब बेकार है। तो अपना 1-आध महीना खराब करने के बाद अचानक से जंप करता है वो किसमें, 11, 12 में। अब 11, 12 में जाता है, पीछे से उसको कहानी समझ में, क्योंकि आपको मैं प्रूफ के साथ अभी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए बुक बनाई गई है। अब पता चलता है कि वो फिर उसको रटना शुरू करते हैं। तो मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा था कि एनसीईआरटी पढ़े या रटें, सबसे पहले हमारे पास बहुत से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो एनसीईआरटी को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत ज्यादा। इसी को मैं यहां दूर करने की कोशिश करूंगा कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ने की बात करते हैं तो इतनी भ्रांतियां हैं। तो आप क्या होता है, शुरुआत करते हो आप समझने के लिए, समझना है, और अंत में आ जाते हो रटना है। बहुत भ्रांतियां हैं, पुरानी वाली, ओल्ड पढ़ें, टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट छोड़ो, टीचर्स के बीच में, या न्यू पढ़ें। एनसीईआरटी 9 मान लो 6 से लेकर 10th तक या 6 से लेकर 9th तक पढ़ें या ना पढ़ें, छोड़ दें, केवल 11, 12 की पढ़ लें। कई लोगों का आपने सुना होगा 11, 12 पढ़ लो, ये सही है या ये गलत है नहीं पता किसी को। एनसीईआरटी प्री के लिए पढ़ी जाए, मेंस के लिए पढ़ी जाए, कहां हेल्प करेगी। एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाए जाएं, किसको किसको ये प्रॉब्लम है, मैं एक एक करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता जाऊंगा। एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाए जाएं, एनसीईआरटी पुरानी पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, एनसीईआरटी के क्या सारे चैप्टर पढ़े जाए। मान लो 6 क्लास की, 11th क्लास की बुक उठा ली, तो क्या सारे टॉपिक है, सब टॉपिक पढ़ने हैं या हमें हमारे काम की चीज पढ़नी है। तो ये सारे प्रॉब्लम मुझे बताओ किसको किसको ये प्रॉब्लम आती है, किसको किसको अभी तक एनसीईआरटी को लेकर ये प्रॉब्लम बनी हुई है, किसको किसको है। बाप रे, इतने लोग जवाब दे रहे हैं, यस गुड,
भाई जवाब दोगे तभी तो पता चलेगा किसको किसको ये प्रॉब्लम आ रही है। और इस चक्कर में क्या होता है, आप एनसीईआरटी बेसिकली पढ़ते कैसे हो, देखो ये रहा स्टूडेंट का दिमाग, ठीक है, तो ये उसका दिमाग हो गया। एनसीईआरटी हमारा पढ़ रहा है बेचारा, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसके दिमाग में ना ऐसे होता है, एक बुक आई थी एसेंशियलिज्म, तो उसमें इंसान के दिमाग की ऐसी हालत बना दी गई थी, ये गड़बड़ झाला, दिस इज नोन एज गड़बड़ झाला। तो उसका दिमाग जो होता है वो इस तरह से घूमता रहता है हर समय, इज इक्वल टू एनसीईआरटी। ये है एनसीईआरटी तुम्हारे लिए, इज इक्वल टू एनसीईआरटी। सो ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो ये एनसीईआरटी का तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर है, ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है। तुम यहां पर हो, शुरुआत में तुम्हें लगता है अरे बहुत इजी बुक है, अभी यूं जाएंगे और यूं खत्म करेंगे, अंदर घुसते हो बाहर नहीं निकल पाते कभी उससे। पता चला बाबू साल 1.5 साल तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। सो दिस इज योर मेंटल पिक्चर अबाउट एनसीईआरटी, दिस इज योर मेंटल पिक्चर अबाउट एनसीईआरटी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर मैं सब्जेक्ट में घुसूंगा, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा यहाँ पे, पीवी सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, अन्य टीचर इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाएंगे, राइट। तो इस तरह से हम एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट को यहाँ कमांड करने जा रहे हैं, और हम उम्मीद है कि इस पे कोर कमांड हम ऑलरेडी कर लेंगे। तो चलिए आपको इन उलझनों से निकालते हुए और आपके लिए जो जरूरी है आपके दिमाग को साफ करते हुए आज हम एनसीईआरटी की क्लासेस को शुरू करते हैं। तो यहां बोर्ड पर मिटाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई चीजें हैं उनको निपटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरुआत करें। मुझे यस लिख के भेजो, यस सर वी आर रेडी। एक बहुत लंबी जर्नी है, क्योंकि मैंने इसीलिए इसको दिया है नाम आंदोलन। आंदोलन इसलिए क्योंकि यहां पर काइनेटिज्म है, यहां पर बहुत ज्यादा गतिकी की हमें आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। वंडरफुल। तो ये बहुत सस्ता कोर्स है, इसके साथ बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, बहुत से लोग जान सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द एनसीईआरटी आंदोलन क्लासेस। एनसीईआरटी आंदोलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी को एक नए डायमेंशन में, इन सभी उलझनों से निकालकर एक अलग ही स्टैंडर्ड में पढ़ाने का जो आयाम है वही एनसीईआरटी। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये पूरा प्रोग्राम मेरे मार्गदर्शन में चलेगा, टॉपिक्स हम मार्गदर्शन में लेके चलेंगे, राइट। और आप जानते हैं जब मैंने एनसीईआरटी बैच पढ़ाया था तो उसमें तमाम एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, तो निश्चित रूप से इस तरह से आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वाई एनसीईआरटी। जैसे मैंने कहा था कि क्या पढ़ें, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों पढ़ें, क्योंकि ये जो लाइफ में वाई जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई ही हमारे सीखने की पहली स्टेप होती है, पहली सीढ़ी होती है जब हम वाई के बारे में बात करते हैं। वाई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्यों, मैं आंदोलन का नाम क्यों दे रहा हूं। आंदोलन खड़ा करना मतलब मुझे आपकी और हमारी समस्त ऊर्जा एक ही बिंदु पर आकर मिल जाएगी, वही हमारा आंदोलन है। तो सबसे बड़ी बात है वाई एनसीईआरटी। तो चलो एनसीईआरटी से ही पूछते हैं, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया कि भाई तुम क्यों हमारे लिए इतनी जरूरी हो, तुम हमारी क्या मदद करने वाली। चलो एनसीईआरटी से ही पूछ लेते। और एनसीईआरटी आपको पता है कि किसी एक राइटर की बुक नहीं होती। एनसीईआरटी को जब स्थापित किया जाता है तो हमारा एक राष्ट्रीय करिकुलम होता है, यानी कि जिसे हम लोग नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसमें राष्ट्र जो होता है, जो देश होता है, वो किस रूप में शिक्षा अपने बच्चों को देना चाहता है, एजुकेशन देना चाहता है, इस पर वो एक डिस्कशन करता है। और वहां पर एक पैनल विद्वानों का, जिनका बहुत अच्छे शिक्षाविद होते हैं, बहुत जबरदस्त इनका डिस्टिंग्विश वर्क होता है, वो लोग बैठते हैं और प्लान करते हैं कि एज वाइज, यानी 6, 7, 8, 9, 10 जो क्लासेस हैं, 11, 12, उन बच्चों को क्या इंटेलेक्चुअलिटी डेवलप करनी चाहिए। यानी उन्होंने एनसीईआरटी को सीढ़ियों के रूप में बनाया है, स्टेयर्स के फॉर्म में, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, इस तरह से उन्होंने स्टेप्स बनाए हैं। यानी उन्होंने बताया कि ज्ञान एक अगर ऊंचाई है, ज्ञान ऊपरी मंजिल है, तो उस तक पहुंचने की सीढ़ियां उन्होंने आपके सामने दे दी हैं। लेकिन एनसीईआरटी के माध्यम से जो भारत सरकार है, जो भारत की जो शिक्षा नीति है, वो आपके अंदर कौन से गुण चाहती है, कौन सी प्रॉपर्टीज चाहती है कि हमारे स्टूडेंट के अंदर ये हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, राष्ट्र की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। अब जरा ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी किताब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तमाम अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह की बुक्स चलती हैं, अलग अलग तरह के करिकुलम होते हैं, अलग अलग तरह का ओरिएंटेशन होता है। और यूपीएससी कैसा एग्जाम है, ऑल इंडिया सर्विस। क्या है, यानी ऑल इंडिया सर्विस के रूप में जाना जाता है।
तो ऑल इंडिया सर्विस का एक नेचर होता है कि उन्हें कोई ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए, ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी जरूरी क्यों है, उन्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जिसपे वो कॉमन, सभी बोर्ड के झगड़े से अलग हटकर पूरे पैन इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक कॉमन हो, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होती है एनसीईआरटी। इसीलिए यूपीएससी एनसीईआरटी बुक्स को एक रेफरेंस की तरह यूज करता है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है, ऑल इंडिया पैन इंडिया ये कवर करता है, और इसमें जो नॉलेज दी गई है वो भारत की शिक्षा नीति, जो भारत की एजुकेशन फ्रेमवर्क है, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जब यूपीएससी क्या है, एग्जाम लेने वाली संस्था है, वो आपका एग्जाम लेना चाहती है, तो जब वो एग्जाम लेना चाहती है तो उसको कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक रखनी पड़ेगी जो अलग अलग स्टेट्स में, यानी बिहार में अलग, यूपी बोर्ड की अलग, राजस्थान बोर्ड की अलग, छत्तीसगढ़ बोर्ड की अलग, इन सारी जो पृथकताएं हैं, जो इसमें डिस्टिंग्विश है, जो डिफरेंसेस, उनसे हटकर एक कॉमन फ्रेमवर्क दे सके। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखना, खासतौर पे ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी जो हमारा यूपीएससी है उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ चूंकि ये नॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, जो भी स्टूडेंट पीसीएस, यानी अपने स्टेट का, चाहे वो राजस्थान पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उनके लिए तो एनसीईआरटी एक जैसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र है। क्यों? क्योंकि वो अचानक से कंपटीशन को खत्म कर देता है। ये देखा जाता है कि स्टेट एग्जाम्स में बच्चे वन लाइनर या कुछ जो है वो फैक्ट बुक्स पे बहुत डिमांड करते हैं, और पिछले कुछ समय से हर राज्य का जो स्टेट एग्जाम है, जो पीसीएस जिसे हम लोग कहते हैं, वो बदलाव के साथ गुजर रहा है, वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिटी चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चे आईएएस के लिए, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पीसीएस में तो वो इतना जबरदस्त स्ट्रोक मारते हैं, जबरदस्त रैंक मारते हैं, जिसकी कोई हद नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप चाहो तो लिखते जाओ मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा आपको एलडब्ल्यूएमआई स्टाइल में, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वाई एनसीईआरटी, यानी कि एनसीईआरटी क्यों। तो मैंने एनसीईआरटी से ही रेफरेंस, मैंने उसी से पूछ लिया कि भैया तुम क्यों, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना। जो अभी तक हमारा नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क चला, इसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कहते हैं, 2005 में आया था, और एनसीईआरटी की किताबों को पैनलिस्ट के द्वारा इसी तरह फ्रेम किया गया था कि वो क्या चाहते हैं शिक्षा में बदलाव। तो बहुत से कमीशंस आते हैं, बहुत से सुझाव होते हैं, जैसे कोठारी आयोग आया यूपीएससी के लिए, बासवान कमेटी आई। तो ये क्या होता है, समय समय पर होने वाले चेंजेस के बारे में हमें बताते हैं कि देखो दुनिया ऐसे बदल रही है, भारत का समाज ऐसे बदल रहा है, तो हमें एजुकेशन भी ऐसे बदलना चाहिए। हम यूपीएससी से पूछते हैं कि भाई तुम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो, एनसीईआरटी से पूछते, तो कहता है जो नेशनल पाठ्यक्रम की रूपरेखा सुझाती कि बच्चों के, अब ध्यान से सुनना और मन करे तो इसको लिख लेना, ठीक है, तुम्हारे बहुत काम आने वाला। क्योंकि जब हम किसी चीज का उद्देश्य जान जाते हैं कि भाई हमें क्यों पढ़ना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये अभी मैंने क्या कहा, मेरी पहली जिम्मेदारी है जो तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ झाला चल रहा है, वो जो उलझन चल रही, पुरानी पढ़े नहीं पढ़े, प्री के लिए पढ़े, मेंस के लिए पढ़े, ठीक है, तो ये सब मैं खत्म कर दूंगा 1-2 क्लास के अंदर। अब जरा देखो कैसे खत्म कर दूंगा। तो कहता है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए? एनसीईआरटी कह रहा है, ये डायरेक्टली आई टुक फ्रॉम एनसीईआरटी, आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं। तो स्कूली जीवन का मतलब एक सिलेबस का जीवन है, और यहीं से यूपीएससी समझ जाना यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, राइट। कहता है बाहर के जीवन से जोड़ा, बाहर का जीवन मतलब अप्लाइड नॉलेज, अप्लाइड मतलब प्रयोगात्मक। बाहर का जीवन कैसा होता है? बाहर का जीवन जहां पर आप अपनी पढ़ी गई चीजों को लाइफ में अप्लाई करते हैं, लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बाहर का जीवन बोलते हैं। यानी ये कहता है कि करिकुलम के नॉलेज के साथ साथ अप्लाइड नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है, विपरीत मतलब अपोजिट है, इट्स टोटली अपोजिट। कौन सी विरासत? जहां पर वो कहता है कि जिसके प्रभावश हमारी व्यवस्था आज स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है, ठीक है। कहता है कि रट्टू तोता, यानी कि जो मगअप करने की है कि ज्यादा फैक्ट याद कर लो, हम कहते हैं उसका विरोध करते हैं। इनको मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है वो लाइफ में किसी काम आनी चाहिए, वो व्यवहारिक होनी चाहिए। नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। बड़ी खूबसूरत बात कही है। कहता है कि हम तुम्हें कोई फैक्ट्स रटाना नहीं चाहते, ये एनसीईआरटी खुद कह रही है। तो पहला जो जवाब था कि क्या ये फैक्ट्स हमें कलेक्ट करने चाहिए, नहीं, एनसीईआरटी खुद कह रही है कि तुम्हें फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं है। हमने ये जो नया फ्रेमवर्क लगाया है वो इसलिए लगाया है कि आपके अंदर अप्लाइड नॉलेज, समझ, सूझबूझ पैदा हो कि आप सिचुएशनल डिसीजन ले सकें।
सिचुएशनल डिसीजन यूपीएससी में आपने एथिक्स का पेपर देखा होगा, सीसैट में देखा होगा, उसमें क्या होता है केस स्टडीज आ जाती हैं। तो केस स्टडी का मतलब होता है कि आप इस पर्टिकुलर सर्कमटेंसेस में हो, आप यहां डीएम हो, बाढ़ आ गई, आपको क्या इसमें कदम उठाने होंगे। सो आपको बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता। और भी जीएस के सारे हिस्से में इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इस बार अगर एसए का पेपर देखोगे तो काफी सिचुएशनल है, ठीक है, काफी सिचुएशनल है। तो वहां पर आपको यह कहता है कि हम आपको रटाना नहीं चाहते, हम आपकी समझ को बढ़ाना चाहते हैं। यानी एनसीईआरटी जो पहली चीज आपसे मांग रहा है वो ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू इंप्रूव योर समझ, आपकी जो है समझ, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, राइट, अंडरस्टैंडिंग दो शब्दों से मिलकर अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कि जो छुपकर खड़ा है, जो कहते हैं ना कि कहते हैं चिराग तले अंधेरा, कहीं जो छुपकर खड़ा है उसको समझ लेने की प्रवृत्ति जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारा कॉन्सेप्ट है। तो एनसीईआरटी आपसे क्या कहता है, कहता है कि हमें समझ का विकास करना होगा। बड़े ध्यान से लिखना और लिखते जाना। यानी एनसीईआरटी पहला हमारा हुआ कि ये रटने की बुक्स नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं रटना है। अगर आप नोट्स में फैक्ट्स लिख रहे हो तो भी आपके किसी काम का नहीं है। ये कोई चीज जो डेवलप हो रही है, जो समझ विकसित करने की बुक्स है, और इसके माध्यम से आप काफी हद तक अपनी समझ विकसित कर पाओगे। समझ के विकास को क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। समझ के विकास को क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है बिल्डअप कॉन्सेप्ट्स, यानी कॉन्सेप्ट्स को बनाना, अवधारणाओं को विकसित करना। कहते हैं ना जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे एग्जाम बड़े आसानी से निकला। आपने कई बार सुना होगा ये जो है वो बातें होती हैं। तो यहां मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणाओं को विकसित करना। ये पैदा नहीं होती, कहीं किसी पुड़िया में भी नहीं मिलती हैं। ये बेसिकली आती हैं जब हम अवधारणाओं को जो है समझ लेते हैं और उसके माध्यम से कई चीजों को करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। समझ कैसे विकसित होती है, ठीक है, समझ को विकसित करने के डिफरेंट स्टेप है। यानी एनसीईआरटी को आपको कोई नहीं बताएगा एनसीईआरटी ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। एनसीईआरटी पढ़ने का ये भी जो है वो मतलब है, राइट। ये आज आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी बुक्स की कितनी डेप्थ है। आप जरा इसको समझने की कोशिश करो। तो चलो देखें जरा। तो कहता है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ो तो कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखो। क्या? पहला कहता है रीजन, यानी कारण। जब भी कोई, चलो एनसीईआरटी आपको रीजन की पावर देता है, कारण की समझ देता है कि भाई ये कारण बहुत जरूरी है। कारण, जैसे कहते हैं कि अरे तुम गुस्सा लग रहे हो यार, कोई तो रीजन है। जैसे आप आए और अनजान सी सिचुएशन आपके सामने रही, मेरे साथ इन्वॉल्व हो डिस्कशन में, तभी आंदोलन में मजा आएगा। जब ये क्लासेस खत्म होगी ना तो तुम्हें कोई इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। कोई हाथ नहीं मिला पाएगा तुमसे, तुम हर चीज के पीछे जाओगे। क्योंकि इसीलिए मैंने इसको आंदोलन नहीं की। यहां पर कोई चैप्टर उठा के पढ़ा देना दैट्स वेरी इजी, बट इसको एक नए डायमेंशन में लेकर जाना ये एक अलग ही लेवल की चीज है। तो पहला जो है रीजन यानी कारण, ध्यान से इसको सुनो। तो कारण हो गया कि भाई इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। दूसरा प्रोसेस यानी प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है कैसे ये चीज हो रही है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। दूसरा, अगर कोई चीज हो रही है तो किसी प्रोसेस को फॉलो कर रही होगी, कोई प्रोसेस होगा। जैसे मान लो आप चाय बनाते हैं, तो चाय क्यों बना रहे हैं, कारण क्या है कि भाई मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मुझे चाय चाहिए, मुझे थकान हो रही है, अब मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए। फिर प्रक्रिया क्या चाय बनाने की, आपने गैस पे उसको चढ़ाया, पानी डाला, चाय पत्ती डाला, चीनी डाला, दूध डाला, अदरक डाला और चाय बना दी। तो प्रक्रिया के साथ साथ इसमें फंक्शन होता है, मतलब इसमें गैस का फंक्शन क्या है, चाय पत्ती, अब उसके आप माइन्यूट लेवल पे जाएंगे। जैसे चाय पत्ती क्या होती है, उसमें स्मेल आती है, उसमें जो उसकी गंध होती है, एरोमा, और जो उसकी कलर होता है वो चाय पत्ती से आता है। चीनी से कलर नहीं आता। जो चाय का कलर होता है वो किससे आता है, वो चाय पत्ती से आता है। ध्यान से सुनना। फिर वो चाय पत्ती और चीनी किस में घुलती है, दोनों पानी में घुलती है। लेकिन चीनी पानी में घुल जाती है, लेकिन चाय पत्ती घुलती नहीं है। वो सिर्फ अपना कलर और एरोमा, स्वाद छोड़ देती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करती, वो उसका पार्ट नहीं होता। इसलिए हमें छन्नी की जरूरत पड़ती है, हम छान के उसको बाहर कर देते हैं। यस या नो? दूध डाला जाता है, वो मिलकर चाय के कलर को कम कर देता है और वो धीरे धीरे उसी पानी, उसी लिक्विड का पार्ट हो जाता है। यस या नो? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मुझे सबसे पहले बताओ। बड़ी बारीक बात कह रहा हूं, क्योंकि आपने अभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, लेकिन आप चाय बनाना जानते हैं, चाय आपने पी होगी, राइट। तो यहां मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी प्रक्रिया कि मैं चाय बनाने जा रहा हूं, तो भैया गैस चढ़ाया, गैस पे जो है वो पैन चढ़ाया, पानी डाला, चाय पत्ती डाला, चीनी डाली, दूध डाला, चाय बन गया। लेकिन अब मैं फंक्शन कैसे होगा? तो फंक्शन का मतलब होता है कि हर इंग्रेडिएंट्स कैसे काम कर रहा है।
इतना पावरफुल आज मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस कभी जीवन में परेशान होगा ही नहीं। यानी अब चाय पत्ती ने क्या काम किया, चीनी ने क्या काम किया, दूध ने क्या काम किया, पानी ने काम किया, सॉल्वेंट कौन है, पानी है इसमें, तो आपने उनके फंक्शनरीज को जान लिया। अब सवाल है सीक्वेंस। मान लो सीक्वेंस क्यों जरूरी है, और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन तुम्हें यहां से मिलेंगे। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस क्या हुआ, मान लीजिए आपने क्या किया, पैन चढ़ा दिया, पानी नहीं डाला, उसमें सिर्फ चाय पत्ती डाल दी, पानी डाला ही नहीं, चाय पत्ती डाल दी, गैस चढ़ा दिया, चीनी भी डाल दी, तो क्या होगा, जब तुमने जिसमें घोला जाना है, जिसमें उसका रंग स्वाद आना है, राइट, वो काम ही नहीं करेगा। अब बताओ अगर तुम पानी ना डालो, चाय पत्ती डाल दो, क्या दो, चाय पत्ती में चाय तो बहुत जरूरी है, लो हम पहले चाय पत्ती डाल देते हैं, जब चाय पत्ती से ही चाय का रंग आएगा, स्वाद आएगा। मान लो किसी को शुगर है, वो चीनी डाले ना डाले, उसका मन बाहर से भी चीनी डाली जा सकती है, लेकिन चाय पत्ती बाहर से कहां डालोगे तुम, ठीक है, वो टी बैग वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो अभी क्या है, तो तुम्हें पता है कि चाय पत्ती, तुमने क्या किया, बिना पानी डाले, बिना दूध डाले, उठा के सीधे चाय पत्ती डाल दी, गैस पे चढ़ा दिया, बोले यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या चाय बनेगी, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, पतीला बुरी तरह से गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जलने लगेगी चाय पत्ती, इसमें वो जो एरोमा थी वो क्या होगा, बदबू में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्निंग जो है जिसे कहते हैं ना कि वो स्मोक आ जाना शुरू हो जाएगा। तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, इतना डीप में कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस सिखाएगा नहीं तुम्हें। यानी कोई भी चीज है तो सबसे पहले पूछो इसका कारण क्या है। मैं तुम्हें यह तक पढ़ाऊंगा कि मैं तुम्हें इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, पता करो कारण क्या है इतिहास पढ़ाने का। ऐसे जबरदस्ती तुम्हें पढ़ा रहे हैं, बोले अरे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, इतिहास पढ़ो, क्या करेंगे भैया, तुमसे हम जाके सिंधु घाटी सभ्यता पढ़वाएंगे, तुमसे हम खुदाई करवाएंगे, ठीक है, तुमसे क्या करवाएंगे, क्यों आईएएस को आईपीएस को इतिहास पढ़ा रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले कारण बताऊंगा कि हिस्ट्री क्यों पढ़ा जा रहा है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के एविडेंसेस क्या है, हिस्ट्री कैसे एटीट्यूड को डेवलप करती है, मैं सबसे पहले यही बताऊंगा। फिर प्रोसेस क्या है कि मतलब जैसे हम किस रूप में हम यहां पर आए, इतिहास का लेखन किस प्रक्रिया से होकर गुजरा है, फंक्शन क्या है, अब समझ में आया कि हर इंग्रेडिएंट का क्या काम है। इसके बाद सीक्वेंस, क्रम क्या है, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। पता चला चाय पत्ती पहले डाल, जल के खत्म हो गई, पहले क्या डाला जाएगा, पहले पानी डाला जाएगा, पानी को गर्म किया जाएगा, पानी गर्म नहीं करोगे तो चाय पत्ती डाल दो, कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद होता है कैरेक्टरिस्टिक, यानी पूरा कहानी का कैरेक्टर क्या, कैरेक्टर मतलब होता है निचोड़, कैरेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं कि अरे यार ये अच्छा है, ये बुरा है, यानी पूरी कहानी होने के बाद तुम कुछ अपनी राय दे सको। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी तुम्हें यही पहुंचाना चाहता है। एनसीईआरटी कहता है कि दिस इज योर अल्टीमेट गोल व्हेन यू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीथिंग। आज तुम्हें नहीं पता कि अकबर महान थे या नहीं महान थे, महात्मा गांधी ने ही अकेले आंदोलन किया नहीं किया, मौर्य साम्राज्य के पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, तुम्हें नहीं पता, या खत्म हुई भी कि नहीं हुई। जब तुम इन सारे चीजों से गुजरोगे तो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक पता चलने शुरू, यानी कि वहां तुमसे जो एनसीईआरटी तुम्हें पहुंचाना चाहती है कि नाउ यू हैव इनफ एबिलिटी, एटलीस्ट मिनिमम एबिलिटी, जहां पर तुम कैरेक्टरिस्टिक्स तय कर सको, जहां से तुम निचोड़ सको कि जो आजादी की लड़ाई हुई थी, जो ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, इससे हम आज के दिन में क्या सीख सकते हैं, आप समझना। और यही तुम्हारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग कहते हैं यार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट में होनी चाहिए, सर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आईएएस निकल जाएगा। तो मैं कई बार पूछता हूं कहां मिलता है कॉन्सेप्ट, किसे तुम कॉन्सेप्ट कहोगे, पढ़ तो तुम भी रहे हो, उसी में फैक्ट रटना शुरू होता है, भैया हिमालय की वाली चोटी सबसे ऊपर, दूसरी वाली ये वाली, तीसरी वाली इतने किलोमीटर, इतने मीटर की ऊंची चोटी है, गड़बड़ 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 शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी रीजंस, प्रोसेस, फंक्शन, सीक्वेंस, कैरेक्टरिस्टिक, डन, कारण, प्रक्रिया, प्रकार, क्रम और चरित्र, विशेषता, डन है। आफ्ताब आलम ने कहा सर देखो क्लास का पीडीएफ मिलेगा, अभी से ये पीडीएफ, इस कल्चर में भी बड़ी दिक्कत है, ये पीडीएफ तुम्हारी, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ये मेरी हैंड राइटिंग है, तुम्हारा टीचर खुद अपने हाथ से लिखता है, और मैं लिखता हूं इस तरह की क्लासेस, ये पूरी क्लास LWMI मेथड में चलेगी, यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। तो मैं अपने नोट्स अपने हाथ से ड्रॉ करता हूं, और कई बार बता चुका हूं कि क्यों करना चाहिए। अगर 15 मिनट तुम्हारा हाथ नहीं चला क्लास में तो तुम्हारा दिमाग स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा शिक्षक खुद लिखता है तो तुम भी लिखने को, और LWMI मतलब बड़ी से बड़ी बात छोटे छोटे शब्दों में खत्म हो जाएगी,
जहां पीडीएफ देना होगा हम देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो मेरी हर बात को लिखने की, इसको स्मार्ट नोट्स कहते हैं। तो जब हम ये पांचों चीजें मिलाएंगे तो जाकर एनसीईआरटी तैयार होगा। यानी एनसीईआरटी को आप ये कह सकते हो, एनसीईआरटी इज नॉट अबाउट डू नॉट मग अप, या रटने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी नहीं पढ़ी जाती, एनसीईआरटी पढ़ी जाती बीटीएल। तो मैंने इसको आंदोलन क्यों नाम दिया, क्योंकि ये बीटीएल मेथड पे चलेगा, यानी बिटवीन द लाइन। बिटवीन द लाइन का मतलब होता है आशय निकालना। अब अगला चीज मैंने पहले बताया कि एनसीईआरटी रटना है या एनसीईआरटी समझना है, तो ये क्लियर कर दिया कि एनसीईआरटी खुद कह रहा है कि अगर रटोगे तो निपटोगे। अब समझना है, लेकिन समझना कैसे है? तो एनसीईआरटी पढ़ने के मैंने 5 स्टेप्स बताए, ठीक है? इसी से किसी नॉलेज को, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। लेकिन अब तो दूसरी चीज है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, आज ही मैंने एक बच्चे को, सुबह मैं वीडियो डालूंगा, मैं गुरुकुल में मैंने डांटा, जब हमने यहाँ लाइब्रेरी ओपन कर दिया है हमारे यहाँ, तो हमने उसको डांटा कि वो क्या रहा, इतना उसने पेन से घेर दिया है, मार अंडरलाइन हर लाइन के नीचे, हर लाइन के नीचे अंडरलाइन, 4 कलर के पेन इस्तेमाल करते। मतलब प्रिंटर एनसीईआरटी वाले भी सोचे होंगे यार इतना तो हम भी नहीं छापे थे जितना इसने छाप दिया, ये वाली हालत हो गई है। तो बीटीएल का क्या मतलब होता है? बीटीएल का मतलब होता है बिटवीन द लाइंस। बिटवीन द लाइंस एक जो है वो फ्रेज है जहां पर हम किसी बात के मतलब का छुपा हुआ अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, यही एनसीईआरटी है। छुपा हुआ अर्थ डायरेक्टली अगर कोई कहता है साहब एनसीईआरटी से ये वाली लाइन उठ के क्वेश्चन, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप जब करता है तो वो छुपे हुए अर्थ के बारे में बात करता है। जैसे मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल लिया था कि वो पीके वाला, पीके एक मूवी आई थी, तो उसमें कहता रहे भैया ये गोला जो पृथ्वी नाम का गोला, यहाँ बहुत सावधान रहना, यहाँ बोलते कुछ और समझते कुछ है। तो अगर वो बोलेंगे आई लव फिश, तो आई लव फिश का मतलब ही नहीं होता ये मछलियां को बहुत प्यार करते हैं या मछलियां को पालेंगे, मछलियां के साथ फैंटेसी करेंगे। आई लव फिश का मतलब होता है कि आज लंच में या डिनर में मछलियां तली जाएगी, मछली बनेगी। तो बीटीएल का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हो तो उसके छुपे हुए आशय, छुपे हुए मतलब को आप जानने की कोशिश करो। दिस इज नोन एज बिटवीन द लाइंस, इसी को हम लोग बोलते हैं बिटवीन द लाइंस। और ये क्षमता अगर आपने एनसीईआरटी के साथ पैदा कर ली, नोबडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। बट ये बहुत कांस्टेंट प्रोसेस है कि इस लाइन के अंदर क्या मतलब छुपा हुआ है, इसके लिए तुम्हें एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, एक टीचर की, जो खुद भी बातों को उधेड़ कर तुम्हें सिखा सके। क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो एनसीईआरटी कई गुना अपनी आउटपुट को दे देता है। एनसीईआरटी 6ठी क्लास के बच्चे के लिए, 6ठी क्लास का बच्चा, तुम 6th क्लास में थे, तुम्हें कहां आईएएस वाईएएस की चिंता पड़ी थी यार, कहां तुम्हें आईआईटी नीट की चिंता, 6ठी क्लास में मस्त थे। लेकिन आज तुम्हें 6th क्लास की पढ़नी पड़ेगी, 7th क्लास पढ़ना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? बड़े आराम से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज जब तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन में प्रवेश कर जाता है। तो यहां पर तुम्हें मतलब निकालने पड़ेंगे। आइए, यहां तक सबको क्लियर है? अब वाई एनसीईआरटी में एक और सेगमेंट है, यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी जरूरी क्यों है, अगला क्वेश्चन का जवाब है। तो यूपीएससीआरटी के लिए मैंने बताया कि जो एनसीईआरटी है वो पूरे ऑल इंडिया, पैन इंडिया में एक कॉमन डोमेन दिखाता है, बोले हाँ ऑल इंडिया एग्जाम हो रहा है तो हमें ऐसे ऐसे चीजें करनी है, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी है क्या, यानी इंपॉर्टेंट, मैं अगर पढ़ भी लेता हूं 3000 4000 पन्ने, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? क्या इससे मेरा प्री निकल जाएगा, क्या इससे मेरा मेंस निकल जाएगा, राइट। तो अगर मैं सीधे सीधे बात करूं कि अगर आप एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ते हो और पढ़ने के साथ उसको समझ के उसके जो क्रक्स है उसको निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली 30 to 40% एडवांटेज प्रीलिम्स में, अब तो और ज्यादा, इस बार पेपर में तो और ज्यादा हो गया, 30 to 40% पेपर को कवर कर देगा। 60% 65% में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाओगे। तो डायरेक्टली अगर आप ध्यान से देखोगे तो 30 to 40% डायरेक्टली इसमें आता है। लेकिन अगर तुम बीटीएल से इसे पढ़ते हो, बट इफ यू रीड लाइक अ बीटीएल, मतलब समझते हुए, लिंक करते हुए, इंटरलिंकिंग करते हुए अगर तुम पढ़ते हो, सो ये फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग यानी मेंस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत से मेजर कॉन्सेप्ट, स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो मेंस तक भी अनडाउटली बेस्ट बुक्स हैं,
पॉलिटी बेस्ट बुक है, ये बहुत बड़ा सिलेबस कवर करता है, राइट। तो अगर हम इसी बुक्स को ढंग से बीटीएल मेथड में अगर हम पढ़ें तो हमारा जो मेंस का स्कोर है वो भी बहुत ज्यादा अप हो जाता है। जैसे इसी बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर वन में डायरेक्टली क्वेश्चन, अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें वहां पर दिखाई पड़ता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए, तो लेक्चर प्लान क्या होगा, कैसे करूंगा। पहली बात तो LWMI नोट्स रहेंगे मोस्टली, राइट। लिखते जाइए। दूसरा BTL, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइन, सेव टाइम। आपका समय बहुत बचेगा क्योंकि टाइम इज मनी, आप साल 1.5 साल में तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप अच्छी खासी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जैसे ज्योग्राफी इज अ वेरी वास्ट, एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, 40% टाइम आपका लेता है। इकोनॉमी 10%, बहुत शॉर्टर है एनसीईआरटी। हिस्ट्री 30% टाइम ले लेता है और पॉलिटी 20% टाइम लेता है। तो ये जो एनसीईआरटी है उसको एक बराबर नहीं पढ़ा जाता। ये स्मार्ट टीचर आपको बताता है किस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, राइट दोस्तों। तो ये जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से हम डायनेमिक सब्जेक्ट और स्टैटिक सब्जेक्ट को अलग अलग करते हुए किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, राइट। इफ यू आंसर एनी क्वेश्चन यू कैन। चलिए, सो अगर आप इस मुहिम का पार्ट बनना चाहते हैं तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट एनसीईआरटी। 2 बैचेस हमने शुरू किए हैं, राइट। और मैं सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करूंगा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, और कॉन्सेप्टर बैच। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। जिन लोगों ने स्कॉलरशिप दिया वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। स्कॉलर टेस्ट वालों को भी इसमें काफी बेनिफिट्स हैं। सो चलिए, अब हम लोग जो है वो इसके अगले चरण में पहुंचते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेंटर से हमारे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। और आज रात में 9 बजे एक टेस्ट है हमारा, पढ़ाई भी कमाई भी, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें जो विजेता होगा उसको 500 रुपये, राइट दोस्तों। तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यानी पैसे भी कमाओ और नॉलेज भी पाओ। तो जीएस का टेस्ट होगा और जो विजेता होगा उसको पैसे देने नहीं है, उसको पैसे मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। जिन बच्चों को पैसे की दिक्कत है, कुछ भी है, और 12 अक्टूबर से हमारा गुरुकुल का बैच शुरू हो रहा है, आप वहां पर आ सकते हैं, उसके साथ पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो एनसीईआरटी में जुड़ जाएं और एक नया डायमेंशन क्रिएट करें और एक आंदोलन के रूप में इसको लेके चले। आप इसको सक्सेस का अपने बेस बनाएं कि मुझे इसके माध्यम से सफलता पानी ही पानी है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारियां ले सकते हैं।